हेलो स्टूडेंट, मैं हूं योगेंद्र कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। हमने हमारी लास्ट वीडियो में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री ओके और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, वो जो आइसोमेरिज्म का जो हमारा जो पार्ट है ओके, एक तो ये पार्ट क्या है हमारा पूरा हो गया। जो लास्ट पार्ट है हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का ओके, ये हमारा पार्ट बचा हुआ है आइसोमेरिज्म में से। तो आइए इसको पढ़ते हैं हम इस क्लास में ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म ओके। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होती है कि यह समावयवता एक बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन के कारण होती है ओके। इसमें क्या होता है, मुक्त घूर्णन होता है इसमें सिंगल बॉन्ड के कारण ओके। ज्योमेट्रिकल में क्या था, उसमें क्या था, डबल बॉन्ड था ओके, क्योंकि विन्यासी वो क्या थी, कन्फर्मेशनल समावयवता थी ओके। और ये क्या है, कन्फर्मेशनल मतलब संरूपण समावयवता ओके। तो इसमें क्या होता है, एकल बंध होता है एंड उसके सापेक्ष क्या होता है, मुक्त घूर्णन होता है इसमें ओके। उसमें क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है ओके। तो मुक्त घूर्णन के कारण क्या होता है इसमें कि त्रिविम में परमाणु या समूहों की भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं ओके। इसमें क्या होता है, मुक्त घूर्णन के कारण भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर ओके। ये समवायी एक दूसरे के बिना बंध तोड़े हुए एक दूसरे में क्या होते हैं, अंतःपरिवर्तित होते रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या ट्रू आइसोमर नहीं कहा जाता ओके। ये क्या होते हैं, ट्रू आइसोमर नहीं होते हैं ओके। तो कुल जब त्रिविम समवाय की बात करें तो हम कन्फर्मेशनल आइसोमर को सम्मिलित नहीं करते हैं ओके स्टूडेंट। क्यों सम्मिलित नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ट्रू आइसोमर एक समवाय की भांति क्या है, व्यवहार नहीं करते ओके। क्योंकि ये क्या है, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के इसमें क्या व्यवस्थाएं एक दूसरे में क्या होती है, अंतःपरिवर्तित होते रहती हैं ओके। अतः क्या है, इन्हें एक दूसरे को पृथक नहीं किया जा सकता। कन्फर्मेशनल आइसोमर होते हैं, उनको हम पृथक नहीं कर सकते ओके। तो आपको इसके लिए कंडीशन हो गई पता कि इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उसके सापेक्ष क्या होता है, मुक्त घूर्णन होता है ओके। और मुक्त घूर्णन के कारण इसमें क्या होती है, व्यवस्थाएं प्राप्त अलग अलग होती हैं ओके। कंडीशन क्या है इसके लिए कि दो हाइड्रोजन एटम के मध्य में क्या होना चाहिए, लगातार 3 सिंगल बॉन्ड उपस्थित होने चाहिए। लाइक दैट एग्जांपल से लिखते हैं हम कि ये एग्जांपल है हमारा, ये फर्स्ट है, इसमें हाइड्रोजन के मध्य लगातार क्या 3 बॉन्ड नहीं है ओके। सेकंड एग्जांपल की बात करें, इसमें ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो इसके मध्य में क्या है, लगातार ट्रिपल बॉन्ड है, लगातार 3 बॉन्ड है, सॉरी 1 2 एंड 3 ओके। दिख रहे हैं आपको 3 बॉन्ड ओके। इसमें नहीं है, इसमें देखें तो इसमें है ये हाइड्रोजन, इसके मध्य में क्या है, 3 बॉन्ड है, तो सिंगल। तो इसके लिए क्या कंडीशन ये है ओके। अगर हम इसके लिए रिप्रेजेंटेशन की बात करें ओके, इसमें जो 3 बॉन्ड, ये जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन के मध्य दो ग्रुप्स हैं तो वो कोई से भी ग्रुप्स हो सकते हैं, लेकिन क्या है, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो उसके जो ग्रुप्स जुड़े होते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है ओके। रिप्रेजेंटेशन की बात करें हम इसको, तो रिप्रेजेंटेशन इसको 2 तरीके से करते हैं। पहला इसका क्या होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन ओके। न्यूमैन साइंटिस्ट का नाम था, जिसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, फ्रंट कार्बन को डॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं ओके। और जो रेयर कार्बन, जो 2 कार्बन होंगे आपको पता है कि, तो फ्रंट कार्बन को डॉट के द्वारा और रेयर कार्बन को इस सर्कल, ये सर्कल क्या है, रेयर कार्बन को दर्शा रहा है ओके। और जो उनके ग्रुप्स अटैच हैं उनको हम इस प्रकार से ये अंदर वाले कार्बन पे और ये बाहर वाले कार्बन इस प्रकार से अटैच है ओके। अगर इनके ग्रुप्स के मध्य में क्या है, थीटा क्या है, 0 डिग्री है, तो ये क्या है, ग्रेसित फॉर्म कहलाएगा, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म ओके। और ये इस प्रकार से आकृति है तो क्या आएगी, स्टैगर्ड ओके। तो इसके 2 टाइप्स हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, तो इक्लिप्स्ड ग्रेसित होती है और एक होती है स्टैगर्ड ओके। तो इसको बोलते हैं सांतरित ओके। नेक्स्ट इसके प्रोजेक्शन की बात करें तो क्या है, सोहर्स प्रोजेक्शन ओके। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है ओके, यदि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है ओके, एक ही दिशा में है, तो इसको बोलेंगे ग्रेसित इक्लिप्स्ड फॉर्म। एंड सेकंड टाइप क्या होगा इसकी, स्टैगर्ड क्या होंगे, यदि इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो, अपोजिट हो, इस प्रकार से ओके। तो आगे बात करते हैं हम इनके कन्फॉर्मेशनल को कैसे ड्रा करते हैं ओके, कैसे इसको मतलब डिनोट कैसे करते हैं। तो ये हमारा कोई कंपाउंड है ओके, ये कंपाउंड क्या है हमारा, दिया हुआ है ओके। और इसी प्रकार के हम कुछ और कंपाउंड्स लेते हैं, तो आपको कोई भी कंपाउंड के लिए जो संरूपण समावयवता देखेंगे तो वो कंपाउंड इस तरीके से होगा ओके। क्योंकि ये क्या है, कार्बन, ये कार्बन ओके, इसमें सिंगल बॉन्ड है
तो इसमें क्या होगा, फ्री रोटेशन होगा और हमें क्या भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं प्राप्त होंगी। ओके, तो जो ये एग्जांपल्स हैं, आप इनमें से सभी को जो एक्स एंड वाई है उसकी जगह पे आपको ग्रुप से वो पुट करने हैं। ये हमने एथेन लिया तो इसमें एक्स वाई की जगह क्या आएगा, एच एंड एच। प्रोपेन लिया तो इसमें एक्स की जगह मिथाइल समूह एक आएगा हाइड्रोजन। ओके, ये लिया ब्यूटेन तो इसमें क्या है, C-5 एक हो सकता है CH3। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, 2x एंड y की जगह पे ग्रुप्स अटैच करने हैं। ओके, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको हम। ये हमारा एग्जाम्पल है एथेन का। ओके, इसी कार्बन कार्बन के मध्य में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ओके, एक तो एक एक तल में है, एक तल के बाहर है, एक तल के अंदर है। ओके, इसी प्रकार इसमें भी। ओके, और आप फ्रंट इस कार्बन को हमने फ्रंट माना है, इसको हमने रेयर माना है। ओके, तो फ्रंट कार्बन को डॉट के द्वारा, रेयर कार्बन को सर्कल के द्वारा। ओके, और जो अदर ग्रुप्स हैं उनको हम इस प्रकार अटैच करेंगे, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टैगर्ड हो जाएगी इसकी फॉर्म, है ना। यदि हम इसको रोटेट करा दें, कितना 60 डिग्री रोटेट करा दें, तो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये क्लिफ्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, एक क्लिफ्ट ग्रेसित फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन में भी उसी तरीके से एक्स वाई ग्रुप है। ओके, एक की जगह क्या हो जाएगा, CH3 ग्रुप, और एक की जगह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ओके, तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको दो ग्रुप्स हैं उनका चयन करना है। कार्बन कार्बन के मध्य से बंद होगा और क्या मुक्त घूर्णन होगा। ओके, इसको हमने इसका फॉर्म बनाया स्टैगर्ड। ओके, तो स्टैगर्ड फॉर्म क्या आएगा इसका बनेगा फ्रंट कार्बन वही रेयर कार्बन, उसका अटैच ग्रुप को हम इस प्रकार डिनोट कर देंगे। ओके, इसको रोटेट करवाया 60 डिग्री, तो क्या इक्लिप्स फॉर्म में चेंज हो गया। ओके, तो इसी प्रकार से अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, ओके, तो स्टेबिलिटी आपको पता है कि एनर्जी की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी होती है। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसका स्थायित्व क्या होगा, उतना ही कम होगा। ओके, तो एनर्जी इक्लिप्स्ड की क्या होती है, ज़्यादा होती है स्टैगर्ड के बजाय। ओके, तो स्टेबिलिटी भी किसकी ज़्यादा होगी, स्टैगर्ड की ज़्यादा होगी, क्योंकि इक्लिप्स्ड की एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। ओके, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इक्लिप्स्ड की कम होगी। ओके, तो ये इसका क्या है, एनर्जी ड्रॉ है इसका। इस प्रकार हम इसको डिनोट करते हैं। ओके, कि रोटेशन के हिसाब से जो एंगल जो इसके एनर्जी में चेंज है वो किस प्रकार से होगा। ओके, ये नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ब्यूटेन का। ओके, तो इसमें क्या है, ब्यूटेन को हमने इस किया, इसमें क्या है, CH3 ग्रुप, एक CH3 ग्रुप यहाँ पे। ओके, इसका स्टैगर्ड फॉर्म बनाया हमने ये। ओके, इसको हम फुल्ली स्टैगर्ड बोलते हैं। फुल्ली स्टैगर्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इक्वल ग्रुप हैं CH3 एंड CH3 यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के आमने सामने स्थित हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फुल्ली स्टैगर्ड, पूर्ण सांत्रित। ओके, इसको 60 डिग्री रोटेट करवाया तो ये क्या बनाएगा, पार्शियल इक्लिप्स्ड। ओके, पार्शियल इक्लिप्स्ड क्योंकि ये क्या है, CH3 के साथ H है, ये क्या है, CH3 के साथ H है। ओके, तो आपको डिफरेंस अभी पता चलेगा इसके और टाइप्स में। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो फुल स्टैगर्ड है क्योंकि इसमें विपरीत जो समान समय विपरीत डायरेक्शन में है। इसमें क्या है, दोनों छोटे बड़े समूह क्या एक साथ है, तो क्या पार्शली ग्रेसित है ये। ओके, इसकी बात करें तो इसमें क्या है, जो ग्रुप्स हैं समान ग्रुप को क्या है, 5-5 हैं, तो इसको बोलेंगे गॉच फॉर्म। ओके, इसको क्या बोलेंगे, गॉच फॉर्म। और यदि जो समान ग्रुप हैं वो क्या आ जाएँ, 5-5 आ जाएँ, तो वो क्या बोलेगा, फुल्ली इक्लिप्स्ड, मतलब पूर्ण ग्रसित होंगे। ओके, तो जो फुल्ली इक्लिप्स्ड है, ओके, उसमें क्या होंगे, जो ग्रुप्स हैं वो क्या होंगे, 5-5 होंगे, समान बड़े वाले भी। ओके, तो यदि हम इनकी एनर्जी की बात करें, ओके, तो फुल्ली इक्लिप्स्ड की क्या एनर्जी क्या होती है, सबसे अधिक होती है, क्योंकि इसमें क्या है, जो जो समान ग्रुप्स हैं वो क्या होते हैं, 5-5 होते हैं। ओके, तो फुल इक्लिप्स्ड एंड उसके बाद में क्या होता है, पार्शली इक्लिप्स्ड। ओके, तो आप ध्यान रखना कि इक्लिप्स्ड की एनर्जी हमेशा स्टैगर्ड से तो ज़्यादा होती है। ओके, फिर बात करते हैं हम गॉच की। तो गॉच में क्या है, ये ग्रुप्स क्या होते हैं, 5-5 होते हैं, इसलिए क्या है, इसकी एनर्जी फुल्ली स्टैगर्ड से ज़्यादा होती है। ओके, स्टेबिलिटी की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ओके, तो समझ गए होंगे आप एनर्जी एंड स्टेबिलिटी का रिलेशन भी। और यहाँ पे एनर्जी भी, की एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, इक्लिप्स्ड की क्या होगी, ज़्यादा होगी हमेशा। फिर गॉच की एंड देन स्टैगर्ड। ओके, ये इसका क्या है, एनर्जी ड्रॉ है, एनर्जी आरेख बोल सकते हैं आप इसको। ओके, तो सबसे ज़्यादा इक्लिप्स्ड की एंड देन गॉच, देन पार्शियली इक्लिप्स्ड एंड देन गॉच। ओके, इधर फुल्ली इक्लिप्स्ड, फिर उसी प्रकार से ये पार्शियल इक्लिप्स्ड, फिर गॉच एंड देन फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो इस प्रकार एनर्जी का इसका ड्रॉ हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार हम एग्जाम्पल्स ये लेते हैं, इथेन 1,2-डाइऑल। ओके, तो उसी प्रकार से आप
बस एग्जाम्पल तो एक समझिए आप अच्छी तरीके से, और अदर एग्जाम्पल्स हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस 2 ग्रुप्स का चयन करना है आपको, ओके, और अदर को इस जो लाइक दैट इसकी तरह से आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद में आप फुल्ली के स्टेगर्ड बनाएंगे, समान ग्रुप दूरी पर हैं, ओके, फिर पार्शियल इक्लिप्स्ड, ओके, उसी प्रकार से एंड देन गॉच एंड देन क्या फुल्ली इक्लिप्स्ड, ओके। लेकिन इसकी जो स्टेबिलिटी की बात करें, ओके, स्टेबिलिटी की बात करें तो इसका जो हमने ऊपर देखा हुआ एग्जाम्पल उसकी तरह से नहीं कर सकते। इसमें हमने ऊपर क्या देखा, फुल्ली स्टेगर्ड की, ओके, एंड देन गॉच की एंड देन पार्शियल इक्लिप्स्ड एंड देन फुल्ली इक्लिप्स्ड की बात करें, ओके, तो ये स्टेबिलिटी नहीं होगी, ओके। स्टेबिलिटी क्या होगी, गॉच की ज़्यादा होगी एंड देन पार्शियली स्टेगर्ड की, फुल्ली स्टेगर्ड की सॉरी, एंड देन पार्शियल इक्लिप्स एंड देन पार्शियल फुल्ली इक्लिप्स्ड की, ओके। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे तो ये पार्शियली जो फुल्ली स्टेगर्ड है उसकी एनर्जी क्या थी, सबसे कम थी, लेकिन क्या है, और ये क्या था, सबसे स्थायी था इस प्रकार से, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, गॉच फॉर्म ज़्यादा स्थायी होगा, क्योंकि इसमें क्या होती है, एच बॉन्डिंग होती है। जो जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, एच बॉन्डिंग, इस प्रकार से एच बॉन्डिंग होगी, तो इसकी क्या है, स्टेबिलिटी फुल्ली स्टेगर्ड से ज़्यादा होगी, ओके स्टूडेंट, समझ गए आप। तो इस केस में क्या है, अलग कंडीशंस है, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। अदर जो थिंग सेम वो क्या है, सेम है, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये हमने पढ़ा जो स्टेगर्ड एंड फुल्ली इक्लिप्स्ड, ओके, इसके बारे में पढ़ा हमने, ओके। ये दिस इज न्यू मोल प्रोजेक्शन के बारे में अध्ययन किया हमने, ओके। मोल फ्रैक्शन ये पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट है, ये अलग टॉपिक है थोड़ा। मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच एंड एंटीफॉर्म, ओके, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं जनरली, जो कि जनरली ऐसे क्वेश्चन कम चांसेस होते हैं, बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछे जाते हैं। यदि एंटी एवं गॉच फॉर्म के डायपोल मोमेंट का मान दिया है तो मोल फ्रैक्शन का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, ओके। ये क्या बोल रहा है कि यदि इनका क्या दिया है, डायपोल मोमेंट का मान दिया है, तो हम इनका मोल फ्रैक्शन ज्ञात कर सकते हैं, ओके। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू ऑब्जर्व का मतलब है म्यू एन टी डॉट एक्स एन टी प्लस म्यू गॉच प्लस डॉट एक्स गॉच, ओके। इनका मीन क्या होता है, म्यू एन टी मतलब डायपोल मोमेंट ऑफ एन टी कॉन्फॉर्मर, ओके। एक्स क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी कॉन्फॉर्मर, म्यू गॉच का मतलब डायपोल मोमेंट ऑफ गॉच कॉन्फॉर्मर, और एक्स गॉच का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच कॉन्फॉर्मर, ओके। तो इस झमेले में आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा क्या है, ये तो इन्वॉल्व था थोड़ा कॉम्पिटिटिव के लिए, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ओके। क्वेश्चन के द्वारा समझ लेते हैं आप इसको, कि एक अणु में म्यू गॉच का मान 5.5 डिवाई है, तो म्यू ऑब्जर्व 1 है, तो एक्स गॉच का मान ज्ञात कीजिए। ये कंपाउंड दे रखा है हमें, ओके। तो क्या है, म्यू ऑब्जर्व का मान 1 दे रखा है, म्यू एंटी का मान इसके लिए क्या होगा, 0 होगा, ओके। एंड इसका मान क्या देगा, 5.5, दैट एक्स गॉच हमें निकालना है, तो इसका मान है 0.18 आ जाएगा, ओके। एंड इसका मान ये होता है, इसका फॉर्मूला ये भी, इसको भी आप ध्यान रखना, एक्स गॉस प्लस एक्स एंटी इज इक्वल टू 1 होता है, एक्स एंटी हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, ओके। तो ये तो क्या थी हमारी, कुछ अलग टॉपिक था तो इसलिए हमने पढ़ा, ओके। आइए अब वापस बात करते हैं कि इसमें कुछ सम पॉइंट्स हैं, हम विकृति स्ट्रेन के बारे में अध्ययन करते हैं, ओके। तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन हम बोल सकते हैं कि एंगल स्ट्रेन होता है, टाइप ऑफ स्ट्रेन एंगल स्ट्रेन, कोणीय तनाव बोलते हैं, बंधित कोण में वास्तविक कोणों के अंतर के कारण उत्पन्न तनाव को हम क्या बोलते हैं, कोणीय तनाव बोलते हैं। समझ में आएगा कि बंधित कोण, ओके, एंड बंधित या फिर वांछित कोण बोलते हैं, वांछित कोण या वास्तविक कोण, ओके। तो उनके कारण जो तनाव उत्पन्न होता है हम उन्हें क्या बोलते हैं, ओके। तो इसमें क्या, वांछित बंध कोण कितना है, 109°28', परंतु इतना वास्तविकता में उपलब्ध नहीं है, ओके। स्फीति संकरण के कारण क्या होगा, 109°28', लेकिन वास्तविकता में तो नहीं है उसको, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वांछित, इसको नाम क्या देंगे हम, वांछित देंगे, ओके। मरोड़ी विकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। मरोड़ी विकृति क्या होती है, दो समूहों के बंधित इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण उत्पन्न तनाव को टोरिजनल बोलते हैं, ओके। किसी बंध है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण होता है उसके कारण उत्पन्न तनाव होता है, उसको हम बोलते हैं मरोड़ी। मरोड़ी से पता चल रहा है, मरोड़ने पर उत्पन्न तनाव, ओके। त्रिविम तनाव की बात करें कि बड़े समूह के मध्य प्रतिकर्षण के कारण उत्पन्न तनाव को हम स्टेरिक स्ट्रेन बोलते हैं, ओके। बड़े अणु
होते हैं पास पास, तो उनके मध्य में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो जिसके कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, तनाव, तो उसे हम बोलते हैं त्रिविम तनाव। ओके, आइए अब हम हमारा एक मेन एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर साइक्लोहेक्सेन है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं, ये सभी क्लासेस में आता है ये। ओके, तो साइक्लोहेक्सेन लेते हैं, इसमें क्या है, सभी sp3 संकृत कार्बन होते हैं, एंगल जो इसमें वैसे sp3 संकृत कार्बन क्या है 128 में होता है, लेकिन क्या है इसमें 120 होता है। ओके, 120 भी वैसे मानते हैं, लेकिन इसमें कुछ 111 डिग्री के समथिंग होता है। ओके, ये देखो इस प्रकार से 111 डिग्री का होता है। ओके, तो साइक्लोहेक्सेन एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए चेयर फॉर्म में पाई जाती है। ओके, ये चेयर फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। ओके, इसमें ये इसकी स्ट्रक्चर ये होती है C6H12, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें क्या 6 तो हाइड्रोजन एक्सियल होते हैं और 6 क्या होते हैं इक्विटोरियल, मतलब निरक्षीय होते हैं। ओके, इसकी स्ट्रक्चर ये है, 4 कार्बन इन द प्लेन, 1 कार्बन अबव द प्लेन एंड 1 कार्बन बिलो द प्लेन, एक तल के बाहर एक तल के अंदर होता है, और 4 क्या होते हैं प्लेन में होते हैं। ओके, इनकी एक्सियल पोजीशन इस प्रकार से डिनोट करते हैं हम। ओके, इक्विटोरियल इस प्रकार से। ओके, कॉर्नर अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर, इसको हम बोलेंगे एक्सियल, इस प्रकार से, नीचे है तो नीचे। ओके, तो इस प्रकार देख सकते हैं, इनका डिफरेंस देख सकते हैं कि इक्विटोरियल एंड एक्सियल में क्या डिफरेंस है। ओके, तो इनका डिनोशन इस प्रकार करेंगे। ओके, और इन दोनों को हम इन्वॉल्व कर दें तो इसकी स्ट्रक्चर ये होगी। ओके, दिस कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं इसके न्यूमैन प्रोजेक्शन की। ओके, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, वही हमें फ्रंट एंड रियर कार्बन लेना है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रंट कार्बन। ओके, ये दोनों क्या हो जाएंगे, फ्रंट कार्बन, एंड देन ये दोनों क्या हो जाएंगे, रियर कार्बन। ओके, तो ये तो इसके क्या आ जाएंगे, 2 सर्कल्स बनेंगे ना, तो 4 कार्बन तो यही हो गए। ओके, बचे 2 कार्बन, तो 2 कार्बन क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो इसको स्ट्रक्चर हम इस प्रकार। ओके, तो ये फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, स्टेगर्ड फॉर्म बोलते हैं हम इसको। ओके, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, स्टेगर्ड फॉर्म, दिस इज चेयर फॉर्म। ओके, इसको हमने रोटेट करवाया 60 डिग्री। ओके, हमने फ्रंट जो कार्बन है उसको हमने क्या फिक्स्ड रखा, डॉटेड है उसको हमने क्या रखा, फिक्स रखा, और जो बैक जो सर्कल है उसको हमने रोटेट करवाया। ओके, तो हमें ये स्ट्रक्चर प्राप्त हुई, दिस इज बोट फॉर्म कहलाती है। ये क्या कहलाएगी, इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है, वो बोट फॉर्म होती है। ओके, स्टेबिलिटी की बात करें हम इसकी, इनमें हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन देख लिया, चेयर फॉर्म जो साइक्लोहेक्सेन है उसका। ओके, तो स्टेगर्ड है चेयर फॉर्म। ओके, एंड देन इसका रूप फिर हमने क्या, ट्विस्टेड बोट, एंड देन बोट, एंड देन हाफ चेयर। ओके, तो इसमें क्या होगा, मोर डिस्टेंस, लेस रिपल्सन एंड लेस स्ट्रेन, क्योंकि जो ये हाइड्रोजन है वो क्या है, उनके मध्य में जो डिस्टेंस है वो क्या है, अधिक है ट्विस्टेड बोट के अंदर, और बोट के अंदर क्या है, डिस्टेंस क्या है, कम। इस प्रकार से मत देखना कि यार इसमें डिफरेंस है। ओके, ये किसी नाप लेकर नहीं बनाए हैं। ओके, लेकिन बोट फॉर्म होती है उसमें इनके मध्य में क्या होती है, डिस्टेंस कम होती है, तो स्ट्रेन क्या होता है, ज़्यादा होता है। ओके, तो स्टेबिलिटी ट्विस्टेड बोट से ज़्यादा होती है। ओके, तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लें हैं कि चेयर का सबसे ज़्यादा होगा, एंड देन ट्विस्टेड बोट, एंड देन हाफ चेयर। ओके, और एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जिसकी ज़्यादा, किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी क्या हो, कम हो, तो इसका उल्टा क्रम हो जाएगा, सही। ओके, और जो हम इसकी रिंग फ्लिपिंग क्या होती है कि ये चेयर फॉर्म में पाई जाती है। ओके, और रूम टेम्परेचर पे क्या है, कन्वर्ट होती रहती है इस प्रकार से। ओके, ये क्या कहलाती है, रिंग फ्लिपिंग। ओके, कन्वर्ट होती रहती है ये। ओके, ये इंटरमीडिएट की बात करें कि ये किस किस जो इंटरमीडिएट से मध्यवर्ती उनसे गुजर के हम इसका फॉर्म करते हैं। ये चेयर फॉर्म है, फिर हाफ चेयर बनेगा, फिर ट्विस्टेड बोट बनेगा, फिर बोट बनेगा, फिर ट्विस्टेड बोट बनेगा, एंड देन हमें वापस चेयर प्राप्त होगी। ओके, इसका एनर्जी जो डायग्राम जो आरेख है ये इस प्रकार से है। ओके, एनर्जी सबसे कम होती है चेयर फॉर्म की, एंड देन हाफ चेयर की, एंड देन ट्विस्टेड बोट, एंड देन बोट। ओके, उस प्रकार से ऑर्डर दे रखा है कि इसकी एनर्जी से ज़्यादा होती है, फिर इससे कम, फिर हाफ चेयर, एंड देन चेयर। ओके स्टूडेंट, तो वहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी एंड एनर्जी इसको आसानी से समझ सकते हैं। ओके, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स का अध्ययन करते हैं कि साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म में उपस्थित बंध का मान अचक्रीय एल्केन के लगभग कितना होता है, 111 डिग्री होता है। ओके, तो ये भी ध्यान रखना,
जनरली इसको लोग क्या ध्यान नहीं रखते हैं कि 111 डिग्री भी होगा क्या, या तो 120 मानते हैं या फिर 128 मिनट मानते हैं। एक चेयर फॉर्म के दूसरे चेयर फॉर्म में अंत परिवर्तन के दौरान हाफ चेयर संक्रमण अवस्था के रूप में हमें क्या प्राप्त होती है। ओके, हाफ चेयर क्या मध्यवर्ती के रूप में, संक्रमण अवस्था के रूप में। ओके, रिंग फ्लिपिंग की घटना कमरे के ताप पर 1 लाख प्रति सेकंड की दर से होती है। ओके, बहुत ही स्पीड से। चेयर फॉर्म एवं ट्विस्टेड बॉट को शुद्ध अवस्था में पृथक किया जा सकता है। ट्विस्टेड बॉट क्रेल होती है क्योंकि इसमें सममितता का ह्रास होता है। ओके, क्रेल होती है, क्रेल का मतलब ऑप्टिकल एक्टिव होती है क्योंकि इसमें POS एंड COS एब्सेंट होती हैं। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो आइसोमेरिज्म चैप्टर है वो क्या हो गया, खत्म हो गया है। ओके, कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म थोड़ी क्या है अटपटी, जो भी किसकी वजह से साइक्लोहेक्सेन है, इसका जो इसमें मेन टॉपिक है ना वो साइक्लोहेक्सेन है। ओके, तो आप इसको समझ गए। और इसमें क्या है, जो न्यूमैन एंड स्वार्ट्ज प्रोजेक्शन है वो है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ओके, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, उसके कारण क्या भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं प्राप्त होती हैं। ओके, तो इसमें ये डिफरेंस है एंड इसमें और कन्फर्मेशनल और एंड कॉन्फिगरेशनल में। ओके स्टूडेंट, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।